उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। टू का हुक्म है। तनवीर कैप्टन खावर को आंखें मारकर मुस्कुराया और लेफ्टिनेंट चौहान अपने होंठ चाटने लगा। फिर उसने कहा, यह जुल्म है भाई इमरान, यहाँ इस वीराने में तो हमें चैन लेने दो। आखिर इस मौका पर X2 का हवाला देने की क्या जरूरत थी? दिन भर की थकन फिर कैसे दूर होगी? क्या दुनिया के सारे आदमी शराब ही पीकर थकन दूर करते हैं? हम दुनिया के सारे आदमी नहीं हैं, इसलिए बकवास बंद करो। कैप्टन खावर घुराया। जो कुछ मैंने कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझो, इमरान ने कहा और खामोश हो गया। फिर वो एक एक करके उसकी छूलदारी से निकलने लगे। इमरान ने सफदर को इशारे से रोका। जब वो चले गए तो इमरान ने उनसे कहा, इन पर नजर रखना। किस सिलसिले में? शराब और लड़कियां। इमरान एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ बोला, क्या लड़कियों में जूलिया भी शामिल है? नहीं, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। ये ना कहिए वो तनवीर से बहुत ज्यादा खाइफ नजर आ रही है। मैं नहीं समझा। तनवीर उसे दिन भर परेशान करता रहा। ओह, ये बहुत पुरानी बात है। जूलिया की तुम फिक्र ना करो, इन लड़कियों की हिफाजत जरूरी है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। सफदर बड़बड़ाया, जब आपको इनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो X2 ने कमांड आपके हाथों में क्यों दी? X2 मेरा सुतीला भतीजा है, इस चक्कर में ना पड़ो, अब जाओ। सफदर चिल्ला गया और इमरान ने जेब से एक नक्शा निकालकर जमीन पर फैला दिया और लैंप की रोशनी में उसका जायजा लेने लगा। तनवीर, खावर और चौहान अपनी छूलदारी में दाखिल हुए और खावर का मिजाज बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। चौहान खामोश था और तनवीर बड़बड़ा रहा था। मैं सच कहता हूं, अगर इसने जरा भी मामलात में दखल दिया तो मैं इसका सर तोड़ दूंगा। खत्म करो यार, चौहान हाथ उठाकर बोला। तुम जूलिया को दिन भर छेड़ते रहे हो, हालांकि तुमने पहले कभी इस अंदाज में उससे गुफ्तगू नहीं की। सुनो डियर, तनवीर संजीदगी से बोला, क्या तुम्हें तवक्को है कि इस सफर से सही सलामत वापसी होगी? मैं तो नहीं समझता कि ऐसा हो सके, लिहाजा ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। जूलिया को बहुत दिनों से चाहता हूं, लिहाजा मरने से पहले तुम शायद पागल हो गए हो। चलो यही समझ लो, निकालो बोतल। लानत है इस जिंदगी पर, बुरी तरह थक कर चूर हो रहे हैं। नहीं, शराब नहीं, खावर ने कहा। यार मैं तो कहता हूं कि जाफरी और नाशाद वगैरह बहुत अच्छे रहे, तो तुम्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए था, खावर ने कहा। अरे मेरी जान, तुम इतनी जल्दी बदल गए? अभी इमरान को तो खाने दौड़े थे। शराब पर X2 ने पाबंदी आयद की। इमरान की बात अलग है, इस पर मुझे भी ताव आया करता है। लाओ मैं पीऊंगा, लेकिन अगर इमरान ने तुम्हारी बेइज्जती की तो हम साथ नहीं देंगे, चौहान बोला। ओह, तो क्या मैं इस मस्खरे से कमजोर हूं? तुम हरगिज साथ ना देना, मैं शराब पीकर जूलिया की छुलदारी में जाऊंगा। तुम हमारी तरफ से जहन्नुम में जाओ। चौहान ने लकड़ी के बक्स की तरफ इशारा किया और एक गोशे में जो रखा हुआ था। तनवीर ने संदूक से बोतल निकाली, लेकिन उससे गिलास में उंडेलते वक्त उसकी पेशानी पर शिकने उभर आई। फिर उसने गिलास उठाकर सूंघा और एक घूंट लेने के बाद गिलास को जमीन पर पटकता हुआ धाड़ा। ये क्या? ये तो पानी है, सादा पानी। क्या? चौहान और खावर बैक वक्त उछल पड़े। पानी? तनवीर फिर उसी अंदाज में धाड़ा और संदूक खाली करना शुरू कर दिया। इसमें तकरीबन 3 दर्जन बोतलें थी। वो एक एक कॉक निकालता, उसे चखता और उसके मुंह से गालियों का तूफान उमड़ आता। फिर कुछ देर बाद उसके हाथ में कागज का एक बड़ा सा टुकड़ा नजर आया, जिससे वो गुस्सेली आवाज में पढ़ रहा था। X2 के सादतमंद मातहतों को मालूम होना चाहिए कि जिनकी बोतलें महफूज हैं और वापसी पर उन्हें वापस मिल जाएंगी। इन बोतलों में नहायत शिफाफ और मीठा पानी है। हो सकता है इस सफर में कहीं पर पानी ना दस्तयाब हो सके, लिहाजा इस वक्त तुम अपने ऑफिसर को दुआएं दोगे। मैं हूं तुम्हारा खैर ख्वाह X2। लो देखो इस खबीज को, उसने यहां भी पीछा ना छोड़ा। तनवीर कागज फेंककर अपने बाल नोचने लगा और खावर और चौहान हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सफदर रेंगता हुआ छवलदारी के पीछे से निकलकर कुछ दूर इस तरह चलता रहा, फिर सीधा खड़ा होकर बड़ी तेजी से इमरान की छवलदारी की तरफ बढ़ने लगा। इमरान जमीन पर हिरन की खाल डाले इस पर इस तरह बैठा हुआ था जैसे किसी साधु ने आसन जमा रखा हो। क्या खबर है? उसने सफदर की तरफ देखे बगैर कहा। सफदर हाँप रहा था। उसने अपने सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, इनके पास बोतलें थी, लेकिन तनवीर बुरी तरह अपना सर पीट रहा है। क्यों? बोतलों से शराब की बजाय पानी बरामद हुआ है और संदूक में X2 की तहरीर मिली है, जिनका माहासिल यह है कि उनकी बोतलें इस सफर से वापसी पर वापस कर दी जाएंगी। इमरान ने बच्चों का सकहका लगाया, फिर हैरत से आंखें फाड़कर बोला, यार ये X2 कोई जिन है जिसने जिन की बोतलों पर घुसकर उसे पानी कर दिया? जिन? सफदर चौंक कर इमरान को घूरने लगा। मगर मैंने आपको ये कब बताया कि वो जिन की बोतलें थी? बताओ बताओ। इमरान ने लापरवाही से शानों को जुम्बश थी। मुझे इल्म है कि वो जिन के अलावा और कोई शराब नहीं पीता।
थे। तनवीर X2 को गालियां दे रहा है, सफदर ने कहा। अल्लाह ने चाहा तो उसकी जुबान में कीड़े पड़ेंगे। इमरान औरतों की तरह लचक कर बोला, फिर जमाई लेकर कहा, अब जाओ, मुझे नींद आ रही है। तनवीर कह रहा था कि मैं शराब पीकर जूलिया की छवलदारी में घुस जाऊंगा। सफदर ने कहा, अब वो ठंडा पानी पीकर सो जाए, जाओ तुम भी सो जाओ। और फिर जागेगा कौन? परवाह मत करो, काफिले की हिफाजत डैनी विल्सन के सपुर्द है और मैं उस पर एतमाद करता हूँ। सफदर चदर में खड़ा खड़ा सोचता रहा, फिर छवलदारी से चला गया। इमरान इस तरह मर्ग जाले में बैठा रहा, शायद उसे किसी का इंतजार था। थोड़ी देर बाद छलदारी के सिरे पर आहट हुई और ऐसा मालूम हुआ जैसे वहां कोई आकर रुका हो। आ जाओ, इमरान ने कहा, और दूसरे ही लम्हे एक आदमी छवलदारी में दाखिल हुआ। ये सर से पैर तक स्याह लबाते में लिपटा हुआ था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर मिट्टी के तेल का लैंप गुल कर दिया। क्या खबर है? उसने पूछा। ताकुब जारी है जनाब, आवाज आई। वो 3 आदमी है और शायद यहाँ से 1 मील पीछे उन्होंने एक गार में कयाम किया है। ओहो, मगर वो देसी हैं या गैर मुल्की? मैं अंदाजा नहीं कर सका क्योंकि उन्होंने कोहिस्तानों की सी वजह इख्तियार कर रखी है। गुड। क्या उनके पास से ट्रांसमीटर भी बरामद होने की तवक्को है? मैं कह नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि अगर उनके पास ट्रांसमीटर होते तो वो इस तरह सफर करने की जरूरत ही क्यों महसूस ना करते, वहीं से बैठे बैठे अपनी इतलात शिकराल तक पहुंचाते। मुमकिन है वसी हल्का अमल का ट्रांसमीटर ना हो इनके पास। खैर, इसमें बहस नहीं है। तुम इन तीनों पर नजर रखो, क्यों ना उन्हें ठिकाने ही लगा दिया जाए। नहीं हो सकता है वो हमारे किसी काम आ सकें। बहुत बेहतर जनाब, लेकिन तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है। तुम्हें ना सिर्फ इन तीनों से पोशीदा रहना है बल्कि मेरे काफिले वालों की नजर भी तुम पर ना पड़ने पाए। आप मुतमईन रहिए जनाब, ऐसा ही होगा। बस अब जाओ। कुछ देर बाद लैंप फिर रोशन कर दिया गया, लेकिन अब छवलदारी में इमरान के अलावा और कोई नहीं था। तीसरे दिन वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे जो लकड़ी और फूस की झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थी। लोग झोंपड़ियों से बाहर निकल आए और काफिले को मुतहराना अंदाज में देखने लगे, जैसे पहले पहल इन अतराफ में उन्हें कोई काफिला नजर ना आया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी आंखों से तहय्युर की बजाय दरिंदगी झांकने लगी। वो सब सेहतमंद और कद आवर लोग थे। फिर इमरान ने कुल्हाड़ियां निकलती देखी, नेज़े बुलंद होते देखे। वो एक के हाथों में बारूद से चलने वाली बंदूक भी नजर आई। इमरान अपने खच्चर को हाँकता हुआ सबसे आगे पहुंच गया। यहाँ डैनी और उसके साथ ही अपनी राइफलें सीधी कर रहे थे। ठहर जाओ, इमरान हाथ बढ़ाकर चीखा। ख्वामख्वाह हंगामा करके एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं। उन्होंने राइफलें झुका ली, लेकिन कोहिस्तानी बदस्तूर कुल्हाड़ियों और नेज़ों को गर्दिश देते हुए उनकी तरफ बढ़ते रहे। हम लोग बिल्कुल बेसरर हैं। इमरान दोनों हाथ उठाकर चीखा। पहले मेरी बात सुन लो। वो लोग रुक गए। इमरान पहाड़ी जुबान में कहता रहा, हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाए यहाँ से गुजर जाएंगे। हाँ, अगर तुम लूट मार करने की नीयत रखते हो तो बात दूसरी है। मैं तुम्हें इसके खतरात से भी आगाह कर देना जरूरी समझता हूँ। हमें कोई भी नहीं है जिसके पास आतिशगीर असले ना हो। तुम सब मिनटों में भून कर रख दिए जाओगे और तुम्हारी बस्ती वैरान हो जाएगी। तुम किस तरह भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग खामोशी से खड़े उन्हें घूरते रहे। फिर एक बूढ़ा उनकी भीड़ चीरता हुआ बाहर निकल आया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसने हाथ उठाकर कहा। हम उधर जा रहे हैं। इमरान ने शुमाल की तरफ हाथ उठाकर कहा, इन पहाड़ों के पीछे। उधर तो हरगिज़ नहीं जा सकते क्योंकि उस पर हमारी जिंदगियों का दारोमदार है। क्यों? वो हमें मार डालेंगे। हम उनके दुश्मन नहीं हैं, खेल तमाशे दिखाकर पेट पालते हैं। और ये सफ़र हमारे लिए नया नहीं है। हम मैकलाक और कराकाल की सफ़र कई बार कर चुके हैं, मगर ये मैकलाक और कराकाल का रास्ता नहीं है, बूढ़े ने कहा और पलटकर आगे बढ़ते हुए पहाड़ियों को पीछे धकेलने लगा। तो फिर ये कहाँ का रास्ता है? बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इमरान के खच्चर के करीब आ गया और सर उठाकर उसकी आंखों में देखता हुआ आहिस्ता से बोला, ये शिकराल का रास्ता है। आहा, शिकराल, तब तो हम इधर ही जाएंगे। क्या वहां हमें ज्यादा आमदनी हो सकेगी? आमदनी? बूढ़े के होंठ आहिस्ता से हिले और उसने शुमाल की तरफ हाथ उठाकर कहा, लड़के, उधर मौत है। इन मनहूस पहाड़ों के पीछे मौत है, दरिंदगी है। वहां इंसानी खून की कोई कीमत नहीं। मैं वहां अपना सब कुछ खोवाया हूं। वापस जाओ, चले जाओ। वहां इंसाफ नहीं है, वहां कमजोरी जुर्म है। और यहाँ हम महज इसलिए जिंदा हैं कि उनकी चौकीदारी करते रहें। अगर इस तरफ से एक परिंदा भी उड़कर उतर गया तो दूसरे ही दिन यहाँ की जमीन पर खून के दरिया बहते हुए मिलेंगे और ये बस्ती हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई फौज इधर से गुजरे तब? नहीं बड़े मियाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इतने से आदमी शिकराल की चौकीदारी किस तरह कर सकते हो? हाँ, मैं झूठ बोल रहा था बच्चे। मैं तुझे इधर नहीं जाने दूंगा। मैं अपने 3 जवान बेटों को वहां खो आया हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई इस मनहूस सरजमीन पर कदम रखे। क्या वो हमें देखते ही मार डालेंगे? इमरान ने बचकाने अंदाज में पूछा। लड़के, मुझसे बहस मत करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ औरतें भी हैं, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, ये बिल्कुल महफूज रहेंगी। मगर तुम्हारे साथ का एक एक नौजवान मार डाला जाएगा।
इमरान चंद में कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा हम इस पर गौर करेंगे, अगर तुम इजाज़त हो तो आज हम यहीं पड़ाव डाल लें, वरना यहाँ से पीछे हट जाएं। बूढ़े ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। मैं अपने आदमियों से मशवरा किए बगैर कुछ नहीं कह सकता। बेहतर है मशवरा कर लो, इमरान ने कहा। बूढ़ा पहाड़ियों के मजमा की तरफ वापस चला गया। ये क्या कह रहा था मास्टर? डैनी ने बड़ी बेसब्री से पूछा। इमरान ने कम से कम अल्फाज में गुफ्तगू का माहसिन बताने की कोशिश की। डैनी चंद में बुरा समूह बनाए कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल है इनसे दब जाना हमारे मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित होगा। नहीं डैनी, इमरान ने संजीदगी से कहा, मैं बेगुनाहों के खून से हाथ रंगना पसंद नहीं करता। मुझे यकीन है कि वो ना तो यहाँ पड़ाव डालने देंगे और ना आगे जाने देंगे। उसे लिख लीजिए कि उससे निपटे बगैर काम नहीं चलेगा। मैंने भी बहुत दुनिया देखी है, आप रहम दिल बन जाइए, लेकिन दूसरों को सुधारना आपके बस की बात नहीं है। मैं ये भी देख रहा हूं कि वो लड़कियों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। खैर देखो तो बूढ़ा क्या जवाब लाता है। दफातन इमरान को अपने ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। हेलो, उसने आहिस्ता से माउथ पीस में कहा। इट इज ब्लैक जीरो सर। क्या बात है, वो आदमियों ने मिलकर तीसरे को मार डाला है। क्यों? पता नहीं जनाब, तो अब 2 ही बाकी बचे हैं। जी हाँ। अच्छा तो देखो, हम एक बस्ती में पहुंच गए हैं, तवक्को नहीं है कि यहाँ से लोग हमें आगे बढ़ने दें। मैं अभी तक इन लोगों को अच्छी तरह नहीं समझ सकता, लिहाजा कोशिश करो कि वो दोनों इस बस्ती में ना पहुंचने पाए। मैं कोशिश करूंगा लेकिन आपको कामयाबी का यकीन नहीं दिला सकता। क्यों? आप ही बताइए कि मैं उन्हें किस तरह रोक सकूंगा। अब मैं भी बताऊं ब्लैक जीरो और अरे डफर, यहाँ इस वीराने में हमारे मुल्क का कानून लागू नहीं होता, इसलिए कि जबकि इस वक्त कमांड मेरे हाथ में है, हस्बे ज़रूरत कानून वज़ा करने का पूरा हक रखता हूँ। मैं नहीं समझा जनाब, दोनों एक आदमी के कातिल हैं, लिहाजा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उनकी ज़िंदगियों का खात्मा कर दो। हाँ ये मुमकिन है, और इस तरह तुम नहीं इन्हें इस बस्ती तक पहुंचने से रोक सकते हो। ओवर एंड ऑल। डैनी इमरान को हैरत से देख रहा था लेकिन वो कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद बूढ़ा भी वापस आकर आहिस्ता से बोला, बेहतर यही है कि तुम वापस जाओ अभी और इसी वक्त। इस बस्ती में कुछ शरीर लोग भी हैं, इसलिए तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। कुछ देर तक दोनों में रुदो कदा होती रही, फिर इमरान वापसी पर रजामंद हो गया। गालिबन उसका ये फैसला डैनी को शाह गुजरा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। काफिला इसी रास्ते पर मुड़ गया जिससे वो यहाँ तक पहुंचा था। यही मुनासिब था डैनी, इमरान ने उसकी तशवीह करनी चाहिए। मेरे कारवां आप है, नहीं अगर यही मुनासिब था तो यही सही। देखो ख्याल रखना, इमरान ने कहा। बूढ़े ने बस्ती के चंद शरीर आदमियों को तस्करा किया था। आप मुतमईन रहिए, मुझे इन लोगों से निपटने का तरीका मालूम है। इमरान ने खच्चर ही में बैठे बैठे नक्शा निकाला और शायद कोई दूसरी राह निकालने की फिक्र में पड़ गया। इस जगह से वापस होने के सिलसिले में लोग कबीदाए खातिर नजर आने लगे थे, खसूसन X2 के मातहत तो बुरी तरह झुला गए थे। इमरान ने तनवीर और खावर को अपने खच्चर रोकते देखा। वो समझ गया कि वो लोग इस मसले पर इससे बहस करना चाहते हैं। इमरान ने अपने खच्चर की कंची रसीद की और उसकी रफ्तार बढ़ गई। थोड़ी देर बाद खावर और तनवीर उसके दाहिने बाएं चल रहे थे। तुम सबका बेड़ा गर्क करोगे, खावर झुल्लाकर बोला। जरा जुबान संभाल कर, मैं मल्हा नहीं हूँ, इस वक्त तुम्हारा ऑफिसर हूँ और तुम खच्चर पर सवार हो, बेड़े में नहीं। होश में आओ, X2 ने तुम्हारी कमांड मेरे हाथ में दी है। कमांड के बच्चे, तुम आखिर इन लोगों से दब क्यों गए? X2 का हुक्म बकवास है, वो सैकड़ों मील दूर से झक नहीं मार सकता। आहा, सैकड़ों मील दूर से? अगर ये एक बंजर सरजमीन ना होती तो मैं कहता कि तुम लोग घास खा गए हो। तुम ये समझते हो कि X2 वहीं बैठा रह गया है? तुम लोग अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो, वो किसी वक्त भी तुम सबको सजाएं दे सकता है। तनवीर ने कहका लगाया, लेकिन वो किसी सही उल दिमाग आदमी का कहका नहीं मालूम होता था। X2 वो यहाँ आएगा, बुज़दिल, हमें जहन्नुम में झोंकर खुद चैन की हंसी बजा रहा है, इसने चीख कर कहा। आहिस्ता तनवीर, आहिस्ता, इमरान ने खौफज़दा आवाज़ में कहा। अगर उसने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो तुम कहाँ होगे? बकवास मत करो, खावर कुराया, हमें बहलाने की कोशिश ना करो। इस बहस नहीं कि X2 यहाँ मौजूद है या नहीं, लेकिन हम तुम्हें हमाकतें नहीं करने देंगे। अच्छा खावर, तुम्हें इसकी मौजूदगी का सबूत मिल जाएगा। अब इस राह में तुम्हें 2 लाशें मिलेंगी और हम देखेंगे कि वो कौन हो सकते हैं। बेकार अपना दिमाग खराब ना करो, खावर तनवीर की तरफ देखकर बोला। उसके पैर कभी जमीन से नहीं लगते। अब तो जो हमाकत हमसे सरजद होनी थी वो हो गई। क्या हमाकत सरजद हुई है? इमरान ने बड़ी सादगी से पूछा। यही कि हमने तुम्हारे इंतखाब पर एहतजाज नहीं किया। वाकई तुमसे जबरदस्त गलती हुई, मगर अब क्या हो सकता है? चलो जाओ, वहीं जाओ जहां तुम्हें होना चाहिए। खावर और तनवीर अपने खच्चरों को आगे बढ़ा ले गए। कारवान चलता रहा। आखिर 2 मील चलने के बाद डैनी जो सबसे आगे था रुक गया, उसके साथ ही पूरा काफिला ठहर गया। नीचे एक खुड में 2 लाशें पड़ी हुई थी, जिनकी खोपड़ियों से खून बहकर पत्थरों में फैल गया था। इमरान पीछे था। डैनी ने सफरी ट्रांसमीटर के जरिए उसे लाशों के मुतालिक आगाह किया और इमरान बोला, वहीं ठहरे रहो, मैं आ रहा हूँ। कुछ दूर चलने पर तनवीर और खावर से मुठभेड़ हो गई। अब
अब क्यों रुक गए? खावर उसे घूरता हुआ बोला। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं यहाँ X2 की मौजूदगी का सबूत दूंगा। इसके पीछे इन दोनों ने भी अपने खच्चर बढ़ाए और फिर वहां पहुंचे जहां दोनों लाशें पड़ी हुई थी। इमरान खुद में उतरता हुआ बोला, आओ आओ, वहां क्यों खड़े हो? वो दोनों भी अपने खच्चरों से उतर गए। इमरान ने डैनी से कहा, तुम चलते रहो, जहां से हम इधर के लिए मुड़े थे वहीं से मशरिक की तरफ मुड़ जाना, फिर मैं कोई राह निकाल लूंगा। कारवां फिर चलने लगा। खावर और तनवीर भी खुद में उतर गए। लाशें दो कोहिस्तानियों की थी, जिन पर कोहिस्तानियों का ही लिबास था और चेहरे पर घनी दाढ़ियां थी। इमरान इन पर झुक पड़ा और कुछ देर बाद बड़बड़ाया, दाढ़ियां 100% मसनूई हैं। और फिर उनके चेहरों से गुंजान बालों का जंगल साफ करने लगा। जरा ही सी देर में उनकी असल शक्लें नुमाया हो गई। वो किसी सफेद फार्म नस्ल से ताल्लुक रखने वाले दो गैर मुल्की थे। अब क्या ख्याल है? कहो कि तुम एमोनिया से इनके चेहरे भी साफ कर डालूं? इमरान ने कहा। तनवीर और खावर कुछ नहीं बोले। इमरान ने थैले से लिक्विड इमोनिया की बोतल निकाली, उसके चेहरे साफ करने लगा। कुछ देर बाद उसके बयान की 100% तस्दीक हो गई। तनवीर और खावर अपने खुश्क होठों पर जुबान फेर रहे थे। बोलो, अब क्या ख्याल है? तुम दोनों खामोश क्यों हो गए? कुछ नहीं, खावर ने लापरवाही जाहिर करने की कोशिश की। अब हम मुतमईन हैं, X2 हमसे कोई गलती नहीं सरसत होने देगा। तो ये कहो ना, तनवीर ने फीकी सी हंसी के साथ कहा कि हमारी कमांड X2 ही के हाथ में है। इमरान कुछ ना बोला, चंद लम्हे इन लाशों को घूरता रहा, फिर बोला, हमें इन्हें किसी गार में डालकर इसका मुंह बंद कर देना चाहिए। तकरीबन 20 मिनट बाद फिर वो अपने खच्चरों पर सवार होकर चल पड़े थे। दोनों लाशें एक गार में छुपा दी गई थी। तीसरी लाश के मुतल्लिक इमरान को यकीन था कि ब्लैक जीरो ने उसे भी छुपा दिया होगा। उसके मातहतों में वो सबसे ज्यादा ज़हीन और ज़ीरक आदमी था। इस नए तकर्रुर को इसने अपने मातहतों से पोशीदा रखा था, लेकिन यह भी उसी वक्त अमल में आया था जब जाफरी और नशात को अलग करके उनकी जगह दूसरों को दी गई थी। कुछ देर बाद वो काफिले से जा मिले। ये इस सफर की 11वीं रात थी। अगर वो रास्ता ना बदलते तो शायद 7वीं रात होती। अब वो शिकराल की सरहद से करीब थे। अभी तक उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। 10 खच्चरों और 5 मजदूरों की जानें जाया हो चुकी थी। इस बस्ती से पलटने के बाद उन्हें जो रास्ता इख्तियार करना पड़ा वो दुश्वार गुजार था। जरा सी बद एहतियाती जिंदगी का खात्मा कर सकती थी। इन नहार राहों पर लड़कियों को भी पैदल चलना पड़ा था। उनकी हालत अबतर हो गई थी। अलबत्ता जूलियाना फिट्जवाटर खुद को बहुत ज्यादा संभाले हुई थी। कभी कभी वो ऐसे तंगो तारीक दरों से गुजरते थे कि दूसरी बार रोशनी देखकर उन्हें बने वजूद पर यकीन नहीं आया था। हवाएं चीखती चिंगारती हुई तंग दरारों में घुसती और इन पर खबीसो अरवाह का गुमान होने लगता। वैसे सर्दी से बचने के लिए मजदूरों के पास भी दहीज कंबल थे। इमरान ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि सफर की सोबतों के अलावा किसी को और किस किस्म की तकलीफ ना होने पाए। वो इस वक्त एक तरफ खड़ा इन लोगों को देख रहा था जो पहरे पर मुकर्रर किए गए थे। दफतन 3 लड़कियों ने उसे घेर लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की गुस्से में भरी हुई कह रही थी। तुमने हमें धोखा दिया। तुमने हरगिज़ नहीं बताया था कि सफर इतना खतरनाक होगा। कन्फ्यूशियस ने कहा था। कन्फ्यूशियस की ऐसी की तैसी। वो चंघाड़ने लगी। दगाबाज हो तुम। क्या फायदा चीखने से? अच्छा, अगर तुम वापस जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, शौक से जाओ। इस पर तीनों लड़कियों ने उसका दिमाग चाटना शुरू कर दिया और जूलिया भी वहीं आ गई। तुम वहां इतनी दौलत कमाओगी? इमरान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जूलिया ने उसे रोक दिया और लड़कियों को समझाने लगी। बतक, तुम इन्हें चुप करा के इनकी जगहों पर वापस भेजा। मैं खुद ही तुम्हें गोली मार देती, मगर मुझसे वो करने लगी हो क्या तुम? मोहब्बत? क्यों? इमरान चहक कर बोला। मोहब्बत आदमियों से की जाती है, जानवरों से नहीं। मुझे सबसे मोहब्बत है। वो काफिलों की तरफ हाथ उठाकर बोली, जो थकन से निढाल हो रहे हैं, जो मुस्तकबिल के खौफ से लरस रहे हैं, जिनके होंठों पर मैंने कई दिनों से मुस्कुराहट नहीं देखी। मुझे इनसे मोहब्बत है, तुमसे नहीं। तुम जानवर हो। क्यों? मैं जानवर क्यों हूं? क्योंकि ना तो तुम्हारे चेहरे पर थकन के आसार हैं और ना तुम उठते बैठते कराहते हो। मैंने तुम्हें इस वक्त भी हंसते देखा है जब लोग नाहमवार रास्तों पर गिर रहे थे, चीख रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। मैंने तुम्हें इन औकात में शेव करते देखा है जब दूसरों को अपने चेहरों पर हाथ फेरना भी गिरा गुजर रहा था। तुम आदमी नहीं, जानवर हो। मगर तुम मुझे गोली क्यों नहीं मार देती? नहीं, मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकती। क्यों? इसके ख्याल से जिसने तुम्हें ऑफिसरी अता की है। लेकिन क्यों अता की है ये मैं इससे जरूर पूछूंगी। इसलिए कि मैं आदमी नहीं, जानवर हूं। वो समझता है कि आदमियों पर जानवरों की हुकूमत होनी चाहिए, वरना वो थकन से निढाल होकर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ ही ना सकेंगे। तुम जरा इधर देखो मेरी तरफ, जूलिया आहिस्ता से बोली। मैं तुम्हारी ही तरफ देख रहा हूं, मगर अंधेरा है। जूलिया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी, उसके शानों पर दोनों हाथ रख दिए। अरे बाप रे! इमरान बुखलाकर पीछे हटा। तुम X2 हो। जूलिया की सरगोशी दूर तक फैल गई। अरे अलग हटो। हश डैडी और मम्मी। इसके हलक से कुछ इस किस्म की आवाज़ें निकली जैसे कोई खौफजदा बच्चा डैडी और मम्मी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता हो। तुम X2 हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता।
अरे खुदा के लिए हटो, इमरान रो देने वाली आवाज़ में बोला। ये गुल गपाड़ा दूसरों ने भी सुना, लेकिन किसी ने वहां तक आने की जहमत नहीं गवारा की, क्योंकि इमरान की आवाज़ सभी पहचानते थे। मुमकिन है उन्होंने सोचा हो कोई हमाकत ही हो रही हो, इसलिए उठना बेकार है। तुम छूटे रहो, X2 तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता। हाँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे लिए आग में भी कूद सकती हूँ। फिलहाल तुम अलग हट जाओ, इमरान कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, वरना मैं इस चट्टान से नीचे कूद जाऊंगा। तुम एतराफ़ कर लो कि तुम ही X2 हो। जूलिया आहिस्ता से बोली, मैं वादा करती हूँ किसी से ना बताऊंगी, मैं X2 नहीं हूँ। क्या तुमने वो दोनों लाशें नहीं देखी? मुझे कब इनकार है कि X2 नामुमकिनात को मुमकिन बना सकता है। मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं X2 तो नहीं हूँ, तुम हरगिज़ साबित नहीं कर सकते। अरे जाओ, अगर तनवीर ने हमें यहाँ तनहा देख लिया तो दोनों को गोली मार देगा। तनवीर, जूलिया तमस्सखुर आमेज अंदाज में हंसी। अब इसमें इश्क करने की सकत नहीं रह गई। वो किसी बीमार कुत्ते की तरह ऊँग रहा है, मगर तुम अपनी बात करो। मैं अपनी बातें तो हर वक्त करता रहता हूँ, कभी कभी दूसरों को भी सुन लिया करो। आखिर तनवीर में क्या बुराई है? मैं तुम्हारी जुबान से ये नहीं सुन सकती। चलो आओ मेरे साथ, तुम बहुत थक गई हो तो तुम एतराफ़ नहीं करोगे। अरे मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं कि मैं X2 नहीं हूँ? आहा ठहरो, अभी तुम्हें इससे मिलाए देता हूँ, तुम खुद उससे पूछ लो। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करो। तुमने वसी हल्का अमल वाला ट्रांसमीटर इसलिए अपने पास रखा है कि ख्वामखा X2 के पैगामात हम तक पहुँचाते रहो, हालांकि वो पैगामात तुम्हारे ही होते हैं। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ, मैं साबित किए देता हूँ। इमरान ने अपने ठिकाने पर लाया और ट्रांसमीटर के हेडफोन कानों से लगाकर माउथ पीस में बोला, हेलो X2 प्लीज़। यस सर, दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की ऊँगती हुई सी आवाज़ सुनाई थी। X2 प्लीज़, ये आपके मातहत जूलियाना फिट्स आपसे गुफ्तगू करना चाहती है। ओहो अच्छा जनाब, आप मुतमईन रहिए, मैंने बहुत मशक की है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। इमरान ने फ़ोन उतारकर जूलिया की तरफ सर चढ़ा दिया। हेलो, जूलिया ने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। यस जूलिया, क्या बात है? दूसरी तरफ से भुराई हुई आवाज़ आई और जूलिया का चेहरा धुआं हो गया। कुछ नहीं जनाब, वो हकलाई, मैं सिर्फ आपकी खैरियत मालूम करना चाहती थी। मैं बाखैरियत हूँ जूलिया, और कुछ नहीं जनाब। जूलिया ने बुखलाए हुए अंदाज में हेडफोन उतारकर इमरान के सामने डाल दिया और कुछ कहने सुने बगैर उठ गई। कुछ रात गए 20वीं के चांद ने उफक से सर उभारा और दूर तक बिखरी हुई चट्टानों में रोशनी में नहाती चली गई। इमरान अभी जाग रहा था, हालांकि अगर दूसरे सोने वाले सिवा भी कर दिए जाते तो इनकी आंखें ना खुलती। वो कुछ इस तरह थके हुए थे, अलबत्ता वो लोग बड़ी होशियारी से अपने फराइज अंजाम दे रहे थे जिन्हें पहरादारी सौंपी गई थी। ये डैनी के साथ ही थे, उन्हें शुरू ही से डैनी ने यह काम सुपुर्द किया था। आधे लोग जागते थे और आधे सोते थे। इस तरह इनकी रातें बसर होती आई थी और इमरान इस वक्त तक जागता था जब तक कि नींद उसे बेबस नहीं कर देती थी। वो इस वक्त भी चट्टान के सर पर खड़ा मगरबी उफक में देख रहा था। कभी कभी सन्नाटे में खच्चरों की फरफराहट गूंजती और पहले ही का सकूत तारी हो जाता। अगर सोने वालों की कराही भी सुनाई देती जो करवट बदलते वक्त भी इख्तियारी में निकल जाती थी। दफतन उसने किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। वो इस तरह झपटा जहां चारों लड़कियां सो रही थी। रास्ते ही मैंने उसने आवाज़ पहचान ली, वो जूलियाना फिट्स वाटर हो सकती थी। पहले वो तेज़ आवाज़ से रोई थी, मगर अब सिसकियां बाकी रह गई थी। दो पहरेदार भी वहां पहुंच गए थे। इमरान ने एक हाथ से मशल लेकर लड़कियों पर रोशनी डाली। वो बेखबर सो रही थी और जूलिया भी शायद ख्वाब ही में रोई थी और अब भी सिसकियां ले रही थी, मगर इसकी आंखें बंद थी। दफतन सिसकियों ही के दौरान उसके होंठ इस तरह से कुछ कह रही हो। इमरान ने साफ सुना, इसलिए यही कहा था, तुम झूठे हो, दिल ना तोड़ो। और फिर उसने एक करहा के साथ करवट बदली। वो अब भी सो रही थी। इमरान ठंडी सांस लेकर सर हिलाता हुआ वहां से हटाया। डैनी भी जाग रहा था। वापसी में उससे मुलाकात हो गई। क्या बात थी मास्टर? इमरान उसने पूछा। कुछ नहीं डैनी, एक लड़की सोते सोते रो पड़ी थी। मुझे बहुत अफसोस है उन्हें देखकर, बेचारियां बहुत खौफजदा हैं। इमरान कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, डैनी, जवान होकर ये लड़कियां पागल क्यों हो जाती हैं? मैं नहीं समझा मास्टर। मतलब ये है कि क्या ये ज़रूरी है कि उन्हें किसी न किसी से इश्क हो जाए? ओह हाँ मास्टर, मगर ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। आप दूसरी किस्म के आदमी हैं। मैं हर किस्म का आदमी हूँ डैनी, मगर ये पागलपन आज तक मेरी समझ में नहीं आ सका। खैर छोड़ो, कल शायद हम शिकराल की हदूद में दाखिल हो जाए, लिहाजा मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि कम अज़ कम मेरे साथी मेकअप में हो। आप बहुत एहतियात बरत रहे हैं मास्टर इमरान, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्या हम लोगों के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है? नहीं, तुम लोग अपनी असली शक्लों में रहोगे। बाज़ुकात मास्टर इमरान की मंतक मेरी समझ में नहीं आती। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए जहन में जोर देना पड़े। तुम इसकी फिक्र ना करो, पहले हम मर जाएंगे, फिर तुम्हारे
मेरे आदमियों पर आ जाएगी। तुम इमरान को बहुत दिनों से जानते हो, क्यों डैनी? मौत और जिंदगी की तो बात ही ना कीजिए, मुझे या मेरे आदमियों को इसकी कतई फिक्र नहीं है। आप भी मुझे बहुत दिनों से जानते हैं मास्टर इमरान, और इसीलिए मैंने तुम्हें इस सफ़र के लिए मुंतखब किया था। दूसरी सुबह सबसे पहले इमरान ने अपने साथियों के हुलिये तब्दील किए और कोहिस्तानियों जैसा लिबास पहनाया, खुद भी वैसी ही वाज़े इख्तियार की और ये कारवां फिर चल पड़ा। इमरान बार बार नक्शा देखता था, ऐसा मालूम होता था जैसे वो पहले भी कभी सनखलाक रास्तों पर चल चुका हो। अब इसके साथियों का ये हाल था कि वो इसके किसी मामले में दखल देने की हिम्मत नहीं करते थे। अक्सर तनवीर खावर से कहता, ये वो इमरान तो नहीं मालूम होता जिसके साथ हमने सफ़र का आगाज़ किया था। खावर की पेशानी पर सिलवटें उभर आई, लेकिन वो खामोशी रहा। लेफ्टिनेंट चौहान पहले भी इमरान से उलझने की कोशिश नहीं किया करता था। रह गए 3 नई आदमी वो इसी राह से इमरान के कायल हुए जब उसने एक अच्छा खासा जाल बिछाकर इन गैर मुल्की एजेंटों के गिरोह का खात्मा किया था। इनमें सिर्फ एक जूलिया ही ऐसी थी जो आज भी इमरान से बात बात पर उलझ पड़ रही थी। उसने पहले तो मेकअप करने से साफ इनकार कर दिया था, मगर जब इमरान ने X2 का हवाला दिया तो उसकी आंखों में एक बार फिर बेएतबारी की झलकियां नजर आई, लेकिन उसने बेचूं चरा तामील की। काफिले वालों के कदम अब इस तरह उठ रहे थे जैसे वो सचमुच मौत के मुंह में जा रहे हों। उनके चेहरे सते हुए थे और आंखों में मरवनी थी। इमरान ने उनकी हालत देखी और सोचने लगा कि ये तो ठीक नहीं है, इस तरह हो सकता है कि इनके हाथ पैर ही जवाब दे जाएं। उसने डैनी से इस सिलसिले में मशवरा किया। आप कम अज कम मेरे आदमियों की तरफ से तो मुतमईन नहीं रहिए, डैनी भराई हुई आवाज में बोला। इनमें से कोई भी ना तजुर्बाकार नहीं है, ये सब पिछली जंगे अजीम के मुसाइब झेले हुए हैं। चूंकि ये अपनी आंखों से बड़े बड़े मार के देख चुके हैं, इसलिए इनका संजीदा हो जाना लाजमी है। उसे आप खौफ पर मामूल ना कीजिए। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मेरे साथी भी खाइफ तो नहीं मालूम होते, मगर उनकी बेजारी बढ़ गई है। परवाह मत कीजिए, जब आदमी को यकीन हो जाता है कि अब मौत ज़्यादा दूर नहीं है तो उसे बेदुली भी बढ़ जाती है और जद्दोजहद की कुव्वत भी बेदार हो जाती है। मगर मास्टर इमरान, इनके साथियों में वो लड़की अजीब है। क्यों, क्या बात है? इमरान से घूरने लगा। सच बताइए, इससे आपका क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं, मैंने कहा ना, किसी ज़माने में वो मेरे सर्किस में काम किया करती थी, मगर वो अजीब क्यों है? मैंने अक्सर देखा है जब भी आप उसके करीब से गुजरते हैं, कभी तो वो इंतहाई गुस्से के आलम में आप पर दांत पीसने लगती है और कभी ऐसी नज़रों से देखती है जैसे आपके लिए 1000 बार मर सकती हो। अरे वो पागल है। नहीं, पागल आप हैं मास्टर इमरान, उसके जज्बात की कदर नहीं करते। ये सब मुझे आता ही नहीं है डैनी। आप अजीब हैं मास्टर इमरान, मैं आज तक आपको समझ नहीं सका। किसी को समझने की कोशिश करना बेकार हरकत है। अच्छा डैनी, बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। अपने आदमियों से कह दो कि अगर लड़ाई भड़ाई का कोई मौका आ जाए तो हाथ छोड़ने में जल्दी नहीं करेंगे। वो सब आपसे बहुत ज़्यादा मरूब है। मेरा ख्याल है कि वो आप ही की कमांड में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, इसलिए अब आप मुझसे इस वर्ष से सबको दोष कर दीजिए। चलो खैर, यही सही। अच्छा जाओ, आगे जाओ, अब हम शिकराल की हदूद में हैं। डैनी आगे बढ़ गया। आज उन्होंने एक पहाड़ी चश्मे से अपनी पखालें फिर भर ली थी और निस्बतन ताज़ा दम थे। जानवरों की सुस्ती भी दूर हो गई थी। दफातन इमरान ने ट्रांसमीटर पर इशारा महसूस किया। हेलो ब्लैक ज़ीरो। यस सर, काफिले की तंजीम जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कर डालिए। मशरिक ढलान से घोड़ों की टापों की आवाज़ें आ रही हैं। आहा, अच्छा, होशियार रहिए रहना। क्या तुम इनकी तादाद का अंदाज़ा कर सकोगे? मगर ठहरो, तुम उन्हें देख भी सकते हो या नहीं? मैं अभी 2 मिनट के अंदर ही आपको इतला दे दूंगा। ठीक है, इमरान ने कहा और आगे बढ़ता गया। फिर जल्द ही खतरे की इतला फैल गई और सारे ट्रांसमीटर एक खास किस्म के संदूक में छुपा दिए गए जिसमें सर्किस का सामान भरा हुआ था। अब इमरान के सर पर भी हेडफोन मौजूद नहीं था जिससे उसे ब्लैक ज़ीरो की तरफ से कोई इतला मिल सकती, लेकिन उसने जल्द ही इन सवारों को देख लिया था। उनकी तादाद यकीनी तौर पर 40 और 50 के दरमियान रही होगी। अभी वो तकरीबन आधे मील के फासले पर थे, लेकिन इमरान की हिदायत के मुताबिक काफिला बढ़ता ही रहा। अचानक 3-4 गोलियां निचली चट्टानों से टकराई। अब रुक जाओ, इमरान ने डैनी को आवाज दी। काफिला बुलंदी पर था। एक एक करके आदमी गोलियों की जर पर शमा किया जा सकता था। अपने हाथ ऊपर उठा लो, इमरान ने आवाज दी, लेकिन डैनी दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। ये क्या सितम कर रहे हो मास्टर? इस तरह पहले ही से शिकस्त तस्लीम कर लेने का क्या मतलब है? तो क्या तुम ये चाहते हो कि हम में से कुछ लोग कम हो जाए? नहीं डैनी, मैं अपना एक एक खच्चर शिकरा ले जाऊंगा, मगर किस तरह? हाँ बस तुम देखते रहो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ किया जाए। जूलिया और X2 के दूसरे मातहत भी इमरान के गिर्द इकट्ठे हुए थे। तुम लोग खुद को काबू में रखोगे, इमरान उन्हें घूरता हुआ बोला। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसके लिए मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं है। लेकिन अब पहले ही शिकस्त क्यों तस्लीम कर लें? जूलिया ने कहा। सवार बहुत करीब आ गए हैं और अब वो निस्फ दायरे की शक्ल में थे। गालिबन मकसद काफिले को घेरे में लेना था। हाथ उठा रखो, इमरान गुर्राया। 2 मिनट के अंदर ही अंदर काफिला सवारों के दरमियान घिर गया और वो लोग अपने हाथ उठाए रहे। आने वाले कद आवर और सेहतमंद थे। उनके सरों पर बड़े बालों वाली स्याह टोपियां थी और जिस्मों पर चमड़े
की जैकेट ज़ेरे जामे इतने चुस्त थे कि रानों पर मंडे हुए लगते थे, जूते घुटनों तक थे, मगर उनकी आंखें इस फुर्तीलेपन का साथ देती हुई नहीं मालूम होती थी जो इनके जिस्मों पर ज़ाहिर थी। वो आधी खुली आंखें गहरी उदासी में डूबी हुई थी। इनमें से एक सवार नीचे उतर आया और खामोशी से एक एक के चेहरे को घूरता हुआ उनके गिर चकने लगा। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उसने एक बार फिर काफिले पर चटती सी नजर डालकर कहा। इमरान सफ्तर के अलावा कोई भी ना समझ सका। ये सवाल शकराली ही जबान में किया गया था। इमरान आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथ उठाए हुए बोला, हम शायद राह भटक गए हैं, हमें सरखसान जाना है। क्या तुम सरखसानी हो? नहीं, मुकलाकी, इमरान ने जवाब दिया। हम सर्किस वाले हैं और हम सरखसान में तलब किया गया है। सर्किस? वो न जाने क्यों हंस पड़ा और उसकी उदास आंखों में चमक सी लहराने लगी, वैसे ही जैसी अक्सर खेल तमाशों के शायक बच्चों की आंखों में इस वक्त नजर आती है जब गैर मुतवक्का तौर पर उनके सामने उनकी कोई पसंदीदा तफरीह चीज आ जाए। मैं पहले ही समझ गया था कि तुम सर्किस वाले हो। इसने कहा, तुम्हारे साथ जानवर हैं? उसने रीछों और बड़े वालों वाले कुत्तों की तरफ इशारा किया। बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम हमें सरखसान का रास्ता बता दो, इमरान ने लिजाहत से कहा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठहरो, मैं अभी जवाब देता हूँ। फिर वो चट्टान से उतरकर अपने साथियों की तरफ चला गया। क्या कर रहे हो तुम? जूलिया इमरान के करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोली। बकवास मत करो, खामोश रहो, इमरान को राया। जूलिया सहम गई। इमरान ने आज तक ऐसे लहजे में इससे गुफ्तगू नहीं की थी। वो चुपचाप पीछे हट गई। दूसरी तरफ वो आदमी अपने साथियों से कुछ कह रहा था। उनमें से कुछ बड़े पुरजोश अंदाज में सर हिला रहे थे। कुछ देर बाद Like, comment, share, press the bell icon